लोगों का हमारे आज के इस सेशन में आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन बढ़िया चल रही होगी। तो सब आ गए हैं, गौरव, अनामिका, काजल, कमाली, पवन, मुस्कान, अनुज, निशा, तनिषा, वंशिका, सानू, सुबोध, रागिनी, सारिका, मोहम्मद नौशाद, मीरा, कमाली, दिव्या, लवली, आरती, रिंकी, ब्यूटी, आमरीन, विकास, महक, सोनाली, पिंटू, प्रतीक्षा, सुमन, सानिया, प्रियम, तारन, रामेश्वर, जूही, कृष्ण, मोइन, आवेश, शिव, रितेश, प्रेरणा, महेश, अवतार सिंह, अतीक, अमन, देवेंद्र, माधुरी, मोना, मोनिका, अंगद, हर्ष, सार्थक, सोनी, प्रतीक्षा, गोमती। ठीक है, चलो सारे आगे शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। आज आपकी आखिरी क्लास है, मॉडर्न हिस्ट्री की आज लास्ट क्लास है। चैप्टर नंबर 6 की बातें मैं फिनिश करूंगा, 8 पॉलिटी है, 7 का एक ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद 7 के बारे में जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो मैं आपको जब आपकी एडवांस की क्लासेस शुरू होंगी तो वहां पर बताऊंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से टुडे विल बी द लास्ट क्लास। मैं आपको पूरा जो गांधीयन एरा है उसे यहां पर फिनिश कर रहा हूं। ठीक है, गांधीयन एरा को फिनिश करने के बाद, ठीक है, गांधीयन एरा को फिनिश करने के बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और वो जो ओवरव्यू रहेगा वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ओवरव्यू यहां पर देखने को हमें मिल जाएगा। समझ गए? हाँ, 24 वीडियो अपलोड हुई हैं, उसका क्या? 24 वीडियो जो एनसीईआरटी की हुई हैं, आई होप कि वो सारे ही सब्जेक्ट्स में हुई होंगी। वो कंप्लीटली वॉलेंट्री है आपके लिए देखना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो मैं कहूंगा कि आप उन 24 वीडियोस पे अब मत जाइएगा, बल्कि आप एनसीईआरटी वाला एक दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेटा मैं आपको अपनी ओर से एक बहुत ही जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू अ वेरी जेन्युइन एडवाइस। अब ये एक टीचर की एक जेन्युइन एडवाइस मेरी तरफ से जो है वो आप लो कि 24 वीडियोस जो हैं उसमें डिटेल, फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात। अब जो बोल रहा हूँ बस हो गया, चैटिंग बंद करो, थोड़ा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। 24 वीडियोस करना भी बंद करो, पहले बात सुनो मेरी। 24 वीडियोस जो डलवाई गई हैं वो एनसीईआरटी की डिटेल्ड क्लासेस हैं जो कि पिछले बैच की हैं। ठीक है, और मैं मेरी ओर से जो आपको रिकमेंडेशन है वो ये है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप मत देखो वो 24 वीडियोस। अब मैंने जो बेसिक बातें थी वो आपको पढ़ा दी हैं, कुछ फंडामेंटल बातों का आपको आइडिया लग गया है। मेरी ओर से जो है वो क्या है, आप ना 8th की नई वाली एनसीईआरटी पढ़ लो और 12th की थीम 3 पढ़ लो। मैं चाहता हूं कि आप ये दोनों एनसीईआरटी प्लीज पढ़ लो। ठीक है, आप इसको पढ़ लो। उसके अलावा मैं आपको एडवांस में सब अच्छे से करवा दूंगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मेरी ओर से मैं जो आपको बोल रहा हूं, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ लो। ये मैं आपको ओरिजिनल एडवाइस दे रहा हूं, अपनी ओर से ओरिजिनल एडवाइस दे रहा हूं। ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ लेना, 8th की न्यू एनसीईआरटी और 12th की थीम 3 न्यू एनसीईआरटी। जिसको याद ना हो बेटा प्लीज लिख लो। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं होगी ये बात तो लिख लो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 8th की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की और 12th की थीम 3 न्यू एनसीईआरटी, ये दोनों मेरी ओर से रिकमेंडेड है। बाकी आपको एनसीईआरटी वाला पढ़नी है तो आप वो पढ़ लो, आपकी स्वेच्छा है।
आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। आपके मास्टर ने अपनी ओर से जो बताना था वो बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है मेरी बात? पढ़ लो तुम मोहम्मद अकली बेटा, तुम ही पढ़, अपने हिसाब से पढ़ लो बेटा, तुम्हारी मर्जी। मैं क्या बोल रहा हूं, टीचर अपनी ओर से कुछ रिकमेंड कर रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम करो, कुएं में कूद जाओ, जो मर्जी करो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मेरी ओर से मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? उसके बाद ये क्या वो नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, क्लियर कट। ये मेरी रिकमेंडेशन है, मैं अपनी ओर से कुछ रिकमेंड कर रहा हूं आपको, समझ गए? हाँ, उसके बाद जो मर्जी करो भाई। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने अपनी ओर से बता दिया, मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है, अपनी क्लासेस का मैंने ओवरव्यू दे दिया है। आपका दिल करे तो आप वो 24 क्लासेस देख लेना, आपके पास अगर समय हो तो देख लेना, ना समय हो तो जो मैंने बोला है वो करना, जो मैंने बोला है वो करना। मेरी ओर से अगर आप एक टीचर की ओर से जेन्युइन रिकमेंडेशन जाना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त उस एनसीईआरटी में जो भी मैप आएगा, जो भी ग्राफ आएगा, उसको ध्यान से देखना। फिर से दोहराता हूं, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त जो भी मैप आएगा, जो भी ग्राफ आएगा, उसको ध्यान से देखना। अगर उसमें कोई लोकेशन दी हुई है तो उस लोकेशन को भी देखना, क्योंकि मैप में एक लोकेशन थी धन्यकटका, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। जब मास्टर कुछ बोलता है तो सोच समझकर बोलता है, ठीक है? तो उस चीज को बहुत ही ध्यान से समझा जाता है और बात को सुना जाता है। मैंने अपनी बात कह दी। इसके बाद मैं आज आपको जो गांधीयन एरा है उसको फिनिश करूंगा। एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा एजुकेशन के बारे में, जो डेवलपमेंट हुए थे, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन सब चीजों के जानने के बाद, ठीक है, आप आराम से, आपके पास समय होगा तो आप वो क्लासेस देख लेना, और आपके पास समय नहीं होगा तो मैंने जो एनसीईआरटी बोली है आप उसको पढ़ लेना। बाकी मैं आऊंगा, मैं सब करवाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री विल बी ऑन मी, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री विल बी ऑन मी। मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपका सारा करवाऊंगा। आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, आपके मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपके सारे हो जाएंगे, वो मैं करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है, चलो, अब मैंने अपनी ओर से अपनी बातें बता दी हैं। उसके बाद आपके पास भगवान ने अपना खुद का बुद्धि दिमाग दिया है, वो जो आपको बोले वो अपना कर लेना, ठीक है? अभी चलो, मैं अब आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं गांधीयन एरा के बारे में। गांधीयन एरा के बारे में 1922 से 29 के बीच तक की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है? समझ गए? मैं जल्दी आऊंगा बेटा, अंजू बेटा, मैं जल्दी आऊंगा, और मॉडर्न हिस्ट्री मैं आपका कराऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लेना। मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑन मी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मैं करवाऊंगा, और मैं जैसे करवाऊंगा आपका हो जाएगा, आपका सारा हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स का भी हो जाएगा, आपका मेंस का भी हो जाएगा, वो मैं करा दूंगा। समझ गए? अब चलो, मैं आपको बता रहा हूं कुछ बातें, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ो, समझो और जानो। मैं आपको बता रहा हूं कि कल मैंने आपको बताया था असहयोग आंदोलन के बारे में। जब मैंने बताया था कि असहयोग आंदोलन खिलाफत के मुद्दे के साथ शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो खिलाफत के मुद्दे के साथ शुरू हुआ था, उसमें खलीफा का मुद्दा था। पूरा देश एकजुट हुआ, और जो देश पूरा एकजुट हुआ उसमें जो आंदोलन चला वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का था। उस आंदोलन के खत्म हो जाने के बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया था लास्ट में, जहां मैंने बताया था, जिस पॉइंट पर मैंने आपको ड्रॉप किया था उसी टाइप पॉइंट से मैं आपको फिर से शुरू कर रहा हूं। 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है, और चौरी चौरा में यहां पर जो घटना हो रही है, उस घटना में 22 पुलिस वालों की मौत हुई है। गांधी जी को ऐसा लगा कि अब आंदोलन हिंसक हो रहा है, ठीक है? अब आंदोलन हिंसक हो रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो जल्दी ही अंग्रेज और भी ज्यादा लोगों को जान से मार देंगे। गांधी जी ने इसी डर में जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया। इस आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद गांधी जी के ऊपर केस चलाया गया, और गांधी जी को मार्च 1922 में 6 सालों की सजा दे दी गई। 6 सालों के लिए जेल में भेज दिया गया।
हालांकि गांधी जी जेल में रहेंगे नहीं 6 साल, वो 2 साल में ही, इनफैक्ट 1 साल 11 महीने में ही बीमार होने के कारण, कमजोर होने के कारण जेल से छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अब आप इमेजिनेशन ये करो कि गांधी जी जेल जा चुके हैं, कांग्रेस का जो आंदोलन था, जो पिछले 2 सालों से चल रहा था, वो समाप्त हो चुका है, और अब कांग्रेस में यहां पर 2 तरीके के ग्रुप्स डिवाइड हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आप लोगों ने बिंज वॉच किया होगा। बिंज वॉच का मतलब समझते हो बेटा? बिंज वॉच का मतलब होता है कि आप कोई एक वेब सीरीज उठाते हो और उस वेब सीरीज को आप इन वन गो देख जाते हो। मान लो उसमें 5 सीजन है और हर सीजन में 8-8 एपिसोड है, तो आपको 10 दिन 15 दिन लगते हैं। और आप चूंकि एकदम वेल्ले हो, आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं है, यूपीएससी की तैयारी तो खाली आप मजे लेने के लिए कर रहे हो, तो आप बिंज वॉच करते हुए 15 दिनों में वो पूरी जो है वेब सीरीज देख जाते हो। और जब आप पूरी वेब सीरीज उसको देख जाते हो, तो आप क्या होता है कि मान लो आप गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हो, तो आप उसमें अपने आप को एक कैरेक्टर बना लोगे। ठीक है, यू विल मेक योर सेल्फ अ कैरेक्टर। और जब आप वहां पर एक कैरेक्टर बन जाएंगे, तो 15 दिनों तक लगातार वेब सीरीज देखने के बाद आप उस वेब सीरीज में रम जाते हैं। फिर क्या होता है कि 15 दिनों में वो वेब सीरीज खत्म हो जाती है। और जब वो वेब सीरीज 15 दिनों में खत्म हो जाती है और फिर अब आपके पास देखने को कुछ नहीं होता, तो आपको क्या फील होता है? आपको फीलिंग आती है कि जैसे दुनिया खत्म हो गई, अब तो मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। अब आप ऐसे बैठे रहते हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कांग्रेस के मेंबर्स के बीच में। कुछ मेंबर्स ऐसा बोलने लगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुछ मेंबर्स बोले कि नहीं नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, गांधी जी ने जो हमको बताया था हम वही करते रहेंगे। बोले गांधी जी ने क्या बताया था? बोले कि गांधी जी ने बताया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करेंगे, चरखा चलाएंगे और ये सारे काम करेंगे, चुनाव उनाव हम नहीं लड़ेंगे। अब कांग्रेस में जो 2 ग्रुप्स बटे, उनमें से वो ग्रुप जो चुनाव लड़ना चाहता था, उस ग्रुप को हमने कहा स्वराजी। जो ग्रुप चुनाव लड़ना चाहता था, हमने उसे नाम दिया स्वराजी। और स्वराजी खेमे में मूलतः मोतीलाल नेहरू और सिया दास जैसे लीडर आए। इन्होंने 1923 में हुए विधानमंडल के चुनावों में हिस्सा भी लिया। जबकि जो दूसरा समूह था, जिसको अपरिवर्तनवादी बुलाया गया, वो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहता था। वो तो बस चाहते थे कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। इसमें आते थे राजेंद्र प्रसाद पटेल और सी राजगोपालाचारी। हमने क्या देखा कि इन्होंने चुनावों का विरोध किया। इन्होंने चुनावों का विरोध किया और रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया, जैसे कि खादी और चरखे का उपयोग किया जाए। मैं आपको बताता हूं कि जो कांग्रेस का विभाजन यहां पर हुआ है, उसमें गांधी जी ने जैसे तैसे इस दुविधा को मैनेज किया और विभाजन को पूरी तरीके से होने से रोका। चलो, ये तो वहां पर घटना हो गई। 1925 में हमने क्या देखा कि 2 महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना हुई। वो आरएसएस जो आज बीजेपी का ग्रुप है या बेस है, उसकी स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। मैं आपको बता दूं बेटा कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी और उसके 10 साल बाद 1925 में हुई थी आरएसएस की स्थापना, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। 1925 का साल बहुत खास था क्योंकि इस साल भारत के 2 महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना की गई। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी साल हो रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो मसला आता है 1928 का। अंग्रेजों ने 1919 में हमारे लिए एक अधिनियम पारित किया था। 1919 में उन्होंने हमारे लिए जो अधिनियम पारित किया था, उस अधिनियम के अंतर्गत हमने क्या देखा कि उन्होंने ये कहा था कि 10 सालों के बाद हम इस अधिनियम की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि जो कानून हमने आपके लिए बनाया है, वो कानून कितना बेहतर और कितना अच्छा काम कर रहा है। समझ गए इस बात को कि इस बारे में बातचीत हो रही है? ठीक है, इस बारे में बातचीत हो रही है।
ठीक है, इस बारे में यहां पर बातचीत हो रही है। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 सालों की बजाय 8 सालों पर ही एक समीक्षा समिति को भेज दिया। उस समीक्षा समिति के जो हेड थे वो हुआ करते थे सर जॉन साइमन। और सर जॉन साइमन जो कि इस समीक्षा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब वो भारत में आए तो वो 7 सदस्यों की एक समिति के साथ आए जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए लाई गई थी। अब हमारे मन में ये दुविधा आई, ये गुस्सा आया कि भाई वो कानून हमारे ऊपर लगता है, उसके फायदे या नुकसान हमारे बारे में है, तो अगर उसकी समीक्षा करनी है तो उस समिति में हम क्यों नहीं हैं? वाई आर वी नॉट? हमें क्यों नहीं रखा? तुम साथ के साथ श्वेत लोग क्यों हो? तुम साथ के साथ अंग्रेज कौन हो? इस बात को लेकर इंडियंस के मन में काफी ज्यादा गुस्सा आया और साइमन कमीशन के भारत में आते ही साइमन कमीशन का यानी कि साइमन आयोग का विरोध होने लगा। साइमन आयोग का जब विरोध पूरे भारत में हुआ तो साइमन गो बैक ऐसे नारे लगाए गए, उन्हें काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन का तेजी से विरोध हुआ। साइमन कमीशन का जो ये विरोध चल रहा था, उस साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही अंग्रेजों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में उन्होंने जानबूझकर लाला जी को लाठियों से पीटा और लाठियों से पीटते वक्त बेटा उन्होंने लाला जी को सीने पर यानी कि छाती पर लाठियां मारी। बेटा मैं आपको बता दूं कि लाठीचार्ज के कुछ नियम होते हैं। पुलिस जब भी लाठीचार्ज करती है कुछ बातों का ध्यान रखती है, कभी भी वो किसी के सर पर लाठी नहीं मारते। बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं और वो ये है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है, बहुत ही ज्यादा नर्म होता है। आपके आसपास रखी 98% चीजें आपको जान से मारने में सक्षम हैं। आप जिस कमरे में जिस जगह पर भी बैठे हैं, वहां आपके आसपास जितनी भी चीजें रखी हैं उनमें से 98% चीजें आपको जान से मार सकती हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा भी अगर सही तरीके से आपके पेट में, सीने में चुभा दिया जाए तो आप मर जाएंगे। बेटा ये साउथ इंडियन मूवी नहीं है कि हीरो ऐसे मारता है और विलेन 2 टप्पा खा के ऊपर आता है और फिर खड़ा हो जाता है और फिर लड़ता है। हीरो फिर ऐसे मारता है विलेन को, विलेन जाके खंभे में टकराता है और खंभा ऐसे बिखर जाता है। बेटा इतना नहीं होता, मानव शरीर में इतनी ताकत होती नहीं है। कोई कायदे से एक घूंसा अगर आपको सीने पर सही से मार दे तो आप मर जाएंगे, आपकी जान निकल जाएगी। कोई एक लाठी अगर आपके सर पे मार दे, यू विल डाई, आप तुरंत मर जाएंगे। लाठी चार्ज करते वक्त इसीलिए पुलिस वाले इन चीजों का ध्यान रखते थे। वो कभी भी आपको सिर पर या फिर चेस्ट पर लाठी नहीं मारते। लाठी हमेशा पैर पर, जांघों पर मारी जाती है, पीठ पर मारी जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वाले लाठी चार्ज करते वक्त ऐसे हाथ पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे लाठी खूब ऊपर करेंगे। वो आपको पीछे मुड़ने का पूरा मौका देते हैं ताकि वो आपको पीठ में या पैर में लाठी मार सकें। अंग्रेजों ने जानबूझकर लाला जी को चेस्ट में लाठियां मारी, छाती पर लाठियां मारी। और इसका अगर कोई आपके सर पर या छाती पर लाठी मार रहा है, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि वो आपको जान से मारना चाहता है। उन्होंने इस तरीके से लाला जी को पीटा कि लाला जी की मौत हो गई। लाला जी की मौत, लाला जी देखो पंजाब से थे और हमारे प्यारे भगत सिंह भी पंजाब से थे। लाला जी पंजाब के एक ऐसे नेता थे जिनका सभी बहुत सम्मान करते थे और भगत सिंह जैसे लोग लाला जी की इस हत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वो इसका बदला लेंगे। हुआ भी वही। हमने पाया कि दिसंबर 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाला जी की हत्या का बदला लेते हुए सैंडर्स को गोली मार दी। सैंडर्स को गोली मार दी गई और यह बदला ले लिया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 1919 में। हमने देखा कि अंग्रेजों में एक अफसर हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड बिरकेनहेड। लॉर्ड बिरकेनहेड नाम का ये जो इंसान था, लॉर्ड बिरकेनहेड नाम का ये जो इंसान था, ये अंग्रेजों को चुनौती, ये भारतीयों को चुनौती देता है, ठीक है। और ये कहता है कि भारतीय लोग अपने लिए एक संविधान नहीं बना सकते, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इनके अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं कि ये अपने लिए एक संविधान बना पाए। ऐसी स्थिति में कि जब भारतीय अपने लिए संविधान नहीं बना सकते, ऐसी बात की जा रही थी, जब ऐसी बात की जा रही थी तो हमने क्या पाया? हमने क्या पाया कि भारतीय लोगों ने यह फैसला किया कि अब तो वो इस बात का फैसला करके रहेंगे और उन्होंने, हमने देखा कि अपने लिए एक संविधान बनाया।
उस संविधान का नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। उस संविधान का नाम नेहरू रिपोर्ट रखा गया। नेहरू रिपोर्ट में हमने अंग्रेजों से स्वराज की मांग की। स्वराज का मतलब होता है कि आंतरिक रूप से तो हम स्वतंत्र होंगे, लेकिन बाह्य रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। बाह्य रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण से हमारा क्या तात्पर्य है? बाह्य रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण का हमारा तात्पर्य है कि जो विदेश मंत्रालय है या विदेश नीति के जो मुद्दे हैं, जो सुरक्षा का मुद्दा है, संचार का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों के ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा, लेकिन आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी बात को हम स्वराज कहते हैं। यहां पर स्वराज की मांग करी गई, और जब स्वराज की मांग करी गई तो अंग्रेजों को गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे पास 1 साल का समय है, अब तुम हमारी स्वराज की इस मांग को स्वीकार करो और हमें स्वराज दे दो। अगर तुमने हमें 1 साल के भीतर स्वराज नहीं दिया तो हम तुम्हारे खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और ये जो देशव्यापी आंदोलन तुम्हारे खिलाफ शुरू किया जाएगा, उसके बाद हमारी मांग भी स्वराज की नहीं रह जाएगी, बल्कि हमारी मांग उसके बाद हो जाएगी पूर्ण स्वराज की। अब पूर्ण स्वराज से हमारा क्या तात्पर्य है? पूर्ण स्वराज से हमारा तात्पर्य है पूरी आजादी। स्वराज का मतलब होता है आंतरिक रूप से स्वतंत्रता और बाह्य रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण, जबकि पूर्ण स्वराज से हमारा तात्पर्य है पूरी आजादी। स्वराज का मतलब है इज्जत, पूर्ण स्वराज का मतलब है फुल इज्जत। हमने कहा कि अगर तुमने 1 साल के अंदर हमें स्वराज यानी कि इज्जत नहीं दी, तो फिर 1 साल के बाद हम स्वराज यानी कि इज्जत मांगेंगे भी नहीं। उसके बाद हमको चाहिए होगा पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इज्जत। ठीक है, फुल इज्जत उसके बाद हम मांगना शुरू करेंगे। हमने वैसा ही किया। 1 साल के भीतर अंग्रेजों ने हमें स्वराज नहीं दिया। जब उन्होंने 1 साल के भीतर हमें स्वराज नहीं दिया तो 1929 में नेहरू जी को लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया, और लाहौर के अधिवेशन में जब नेहरू जी अध्यक्ष बनते हैं तो वो यहां पर पूर्ण स्वराज यानी कि आजादी का प्रस्ताव पास कर देते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। यूपीएससी ने परीक्षा में 2 बार इस प्रश्न को पूछा है, और पूछा गया था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पास किया? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और इसी के साथ हम पूरी तरीके से अब अंग्रेजों के खिलाफ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए तैयार थे। तो मुझे बताइए कि क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? कुड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या आप इतनी बात को समझ पाए? समझ गया बेटा? समझ गया? चल ठीक है। चलो, अगर समझ गया तो हमने देखा कि अंग्रेजों ने जैसा कि हमारी बात को स्वीकार नहीं किया, और गांधी जी ने जैसा कि कहा था कि हम तुम्हें इसके बाद पनिश करेंगे। ठीक है, तो
गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। नमक सत्याग्रह की शुरुआत दांडी से की गई। दांडी से ये जो शुरुआत की गई है, हम इसे दांडी मार्च बुलाते हैं। अब आप देखो, गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की दूरी को यहां पर दिखाते हैं। ठीक है, अब आप समझो। यहां पर देखो इस मैप को। हाँ, इस मैप को देखो, या कोई और मैप भी आप देख सकते हो। इस मैप को भी आप देख सकते हो। गांधी जी यहां साबरमती आश्रम से निकले और साबरमती आश्रम से निकलते हुए गांधी जी आ गए यहां दांडी के पॉइंट पर। और दांडी के पॉइंट पर यानी कि समंदर के किनारे गांधी जी पहुंचते हैं। और समंदर के किनारे गांधी जी जब यहां पर पहुंचते हैं तो एक मुट्ठी नमक को वो उठाते हैं। एक मुट्ठी नमक को उठाते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर, नमक कानून के तोड़ने से हमारा क्या तात्पर्य है? बेटा, भारत में नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों के पास था। केवल अंग्रेज ही नमक भारत में बना सकते थे, कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता था। नमक जो है वो बड़ी ही आधारभूत आवश्यकता की चीज है। नमक भारत में अंग्रेज बनाकर उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। गांधी जी ने एक देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। ठीक है, और नमक आंदोलन के शुरू होने के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ, हमने इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा। अंग्रेज नमक के निर्माण पर एकाधिकार रखते थे। भारत में कोई भी और नमक नहीं बना सकता था और नमक के ऊपर अधिक कर भी लगाया जाता था। गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना नमक कानून तोड़कर ही इस आंदोलन की शुरुआत की जाए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए नमक कानून को तोड़कर ही इस आंदोलन को चलाने का फैसला क्यों किया? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि नमक का उपयोग हर जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग करते थे। मतलब नमक के नाम पर वो हर व्यक्ति को एकजुट कर सकते थे। कोई ये नहीं बोल सकता था कि अरे ये हमारा मुद्दा नहीं है। ऐसा कौन है जो नमक नहीं खाता? नमक हर किसी का मुद्दा है। नमक जैसी जो आधारभूत वस्तु हुआ करती थी उस पर भी अंग्रेज कर लगाते थे, जिससे ये साफ समझ में आता था कि वो कितनी शोषणकारी नीति अपना रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखो कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बावजूद मतलब यहां पर तो कोई भी नमक बना सकता है। इसके बाद नमक बनाना बहुत आसान होता है। आप बस समंदर के पानी को एक खेत में जमा करते हैं और उसके बाद पानी इवेपोरेट हो जाता है, नमक के थक्के जम जाते हैं, उसे बस ले जाकर साफ करके बेचना होता है। ये इतना आसान था। उसके बाद भी अगर नमक के ऊपर अंग्रेज अपना एकाधिकार स्थापित करते हैं तो यह अत्यधिक अतार्किक बात हुआ करती थी। नमक कानून का अगर उल्लंघन करके हम एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो ये आंदोलन अत्यंत धीमा होगा और बड़े आराम से हमारा यहां पर जो काम है वो चल जाएगा। मैं आपको और भी बताता हूं। नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च में क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में वो जाते रहे, किसान, कारीगर और सभी लोग गांधी को समर्थन देते रहे। वासना गांव में उच्च जाति के लोगों को संबंधित करते हुए गांधी जी ने कहा था कि राजस्व पाने के लिए नमक कर हटना पर्याप्त नहीं है, हमें अछूतों की भी सेवा करनी होगी। 240 मील की यात्रा पूरी करके गांधी जी दांडी के तट पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे, जहां अंग्रेज कहते थे कि नमक केवल और केवल अंग्रेज ही बना सकते हैं, अगर कोई भारतीय नमक बनाएगा तो उसे सजा दी जाएगी। गांधी जी ने इस पर क्या कहा? गांधी जी ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, और उन्होंने ऐसे एक मुट्ठी नमक उठाया और उसको ऐसे गिरा दिया। बोले लो, बना दिया मैंने नमक और
टूट गया तुम्हारा नमक कानून और हो गई तुम्हारे नमक कानून की ऐसी तैसी। और उसके बाद गांधी जी ने बोला कि जो जहां पर है वहां से अपने नजदीकी समुद्र तट की ओर आगे बढ़ेगा और नमक कानून को तोड़ेगा, हम अंग्रेजों के इस कानून को नहीं मानेंगे। कानून को तोड़ना सविनय अवज्ञा कहा जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के साथ शुरू हो जाता है। नमक सत्याग्रह का आरंभ जब हुआ तो धीमे धीमे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और अंग्रेजों ने इस आंदोलन के दौरान कम से कम 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ अकाउंट्स में ये नंबर्स 90,000 भी बताए जाते हैं। नमक सत्याग्रह भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्याग्रह था। नमक सत्याग्रह पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित करता है। यूरोपीय और अमेरिकी समाचार पत्रों में इसे बहुत ही व्यापक रूप से कवर किया गया। महिलाओं की भूमिका कमाल की रही। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी से निवेदन किया कि वो महिलाओं की सहभागिता को ना रोकें और उन्हें भी यहां पर जगह दी जाए। नमक सत्याग्रह ने अंग्रेजों को एहसास दिलाया कि अंग्रेजी राज सदैव नहीं रहेगा, उन्हें आज नहीं तो कल ये छोड़कर जाना होगा देश। ठीक है। नमक सत्याग्रह एक कमाल का सत्याग्रह था। नमक सत्याग्रह के बाद आप देखिए तो हम अपनी इस आंदोलन के कौन से चरण में आ चुके हैं। ठीक है, अब आप समझिए 1919 से 22 की महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर कर चुके हैं। 1922 से 29 की महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर कर चुके हैं। अब हमें केवल 1929 से 1947 के बीच की घटनाओं को कवर करना है। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस की सरकार, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग की जो मांग है और कांग्रेस की जो विफलता है उस पर बात होगी। फिर हम वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, आजादी की मांग और माउंटबेटन योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब अब हमारी विषय वस्तु होंगे। तो आप मुझे बताइए बेटा कि क्या आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ गई? क्या अब मैं इस फेज की ओर आगे बढ़ूं? डाउट बॉक्स देख लीजिए। हाँ जी बेटा, पूछ लो डाउट बॉक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आगे बढ़िए। कोई रागिनी कहती है प्लीज कंटिन्यू। वो कहते हैं डाउट बॉक्स मत देखिए, आप आगे बढ़िए सर। ये लोग ऐसे ही फालतू की बातें करते हैं। चितरंजन दास कौन थे? बेटा बंगाल के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे चितरंजन दास। उन्हें हम सीआर दास के नाम से भी जानते हैं और वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। प्लीज सर कंटिन्यू। अधिवेशन क्या होता है? कानून को अधिवेशन कहा जाता है। सर आज लास्ट क्लास है? जी बेटा आज लास्ट क्लास है। सर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ठीक है सर, आरएसएस के बारे में बता दो। आरएसएस बेटा एक प्रकार का राजनीतिक संगठन है जो कि बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। वो उन्हें आधारभूत सहायता देता है। गांधी जी भगत सिंह भी आएंगे क्या? बेटा भगत सिंह का थोड़ा सा जिक्र हमने यहां पर किया है, बाकी भगत सिंह के बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। कंटिन्यू कीजिए सर। सर हम आपको मिस करेंगे, अलका बेटा हम भी आपको मिस करेंगे और जल्दी ही आपकी क्लासेस के लिए फिर से आएंगे। अब क्लास कब होगा? जल्दी ही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की फुल फ्लैश क्लास स्टार्ट होगी और तब आपको समझ में आएगा कि आपका मास्टर कैसे पढ़ाता है। कल से आप नहीं आएंगे? नहीं बेटा कल से हम नहीं आएंगे। बेटा चैट बॉक्स में चेक कर रहा हूं। एक लड़का आज जायसवाल सर से पूछ रहा था कि एनसीईआरटी क्या है। बेटा जायसवाल सर के पास अगर बंदूक होती तो उस लड़के को गोली मार देते वो। ठीक है, ठीक है बेटा। चल कंटिन्यू सर प्लीज।
कंटिन्यू सर प्लीज। लाहौर अधिवेशन क्या था? लाहौर में कांग्रेस की बैठक को ही हम लाहौर अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, चलो बच्चा, अब हम लोग बात करते हैं आखिरी पक्ष में। 1929 से 1947 की कहानी जो है ये इस सेशन का आखिरी हिस्सा है और इसके बाद आपका जो सेशन है वो समाप्त हो जाएगा। आधुनिक भारत में हम 1947 तक पहुंचाकर आपकी कहानी को समाप्त करेंगे। ठीक है, और उसके बाद की जो हमारी बातचीत होगी वो मूलतः आगे की क्लासेस में होंगी, जब हमारी फुल फ्लेज्ड क्लासेस होंगी। शुरू करेंगे। कहानी शुरू होती है गोलमेज सम्मेलन के साथ। आपके मन में सवाल होगा कि सर ये गोलमेज सम्मेलन क्या है? बेटा, गोलमेज बहुत ही सामान्य सा और साधारण सा नाम है। गोलमेज का मतलब है गोल मेज, मतलब एक ऐसी मेज जो कि गोल है। उदाहरण के तौर पर यहां पर एक मेज है और ये मेज गोल है, इसको कहेंगे गोल मेज। कितना आसान है, गोल मेज, क्योंकि ये मेज गोल है। और एक ऐसी मेज होती है, इसको हम बुलाएंगे आयताकार मेज। बस, कितना आसान है ना। गोल मेज को हम गोल मेज बुलाएंगे और आयताकार मेज को आयताकार मेज। इसमें क्या टेक्निकल है? टेक्निकल है, एक बात बताता हूं आपको। टेक्निकल ये है कि आयताकार मेज पर एक व्यक्ति यहां बैठा होगा और कुछ लोग यहां, कुछ लोग यहां। अब आप इस मेज को देखकर बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका मुखिया कौन है। इस मेज पर बैठा हुआ सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है, यह आप बड़े आराम से बता सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि एक आयताकार मेज पर बैठा हुआ यह इंसान एक महत्वपूर्ण इंसान है, मतलब ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सब कम महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा गोल मेज के साथ नहीं होता। गोल मेज पर बैठा हुआ कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा व्यक्ति कम महत्वपूर्ण है? नहीं। गोल मेज पर बैठे लोगों में यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा व्यक्ति कम महत्वपूर्ण है। आयताकार मेज की यही तो खामी है। यहां यह साफ पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि गोल मेज पर यह बता पाना संभव नहीं। गोल मेज का जो कोर कॉन्सेप्ट था वो यही था। अंग्रेजों ने कहा कि हम गोल मेज सम्मेलन बुलाएंगे। हमने बोला कि भाई तुम गोल मेज सम्मेलन बुला के क्या करने वाले हो? तुम गोल मेज सम्मेलन बुलाओ, चौकोर मेज सम्मेलन बुलाओ, आयताकार मेज सम्मेलन बुलाओ। क्यों गोल मेज सम्मेलन को? बोले भाई तुम लोगों को इज्जत पचती नहीं है। ठीक है, गोल मेज सम्मेलन का मतलब यह होता है कि वहां पर बैठा हर आदमी बराबर होगा। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारतीय लोगों को बराबरी का दर्जा देंगे, हम आपको बराबरी पर बिठाएंगे और बराबरी पर बैठाकर हम आपसे बात करेंगे। गोल मेज पर बैठा हुआ हर इंसान बराबर होता है और यही कॉन्सेप्ट है गोल मेज का। अंग्रेजों ने जब गोल मेज सम्मेलन बुलाया तो उन्होंने वास्तविक अर्थों में हमें यही कहने का प्रयास किया कि हम तुम्हें बराबरी पर बिठाकर बात करेंगे। अब आपको समझ में आया कि गोल मेज कुछ और नहीं बल्कि गोल मेज है और गोल मेज का कॉन्सेप्ट होता है बराबरी का, मतलब हर इंसान गोल मेज पर जो बैठेगा वो बराबर होगा। ऐसा पहली बार था जब अंग्रेजों ने हमें बराबरी पर बिठाकर बातचीत करने का न्योता दिया था। ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उस समय हमने क्या देखा कि कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में चल रहा था। इरविन ने गांधी जी को यह बोला था कि आप अपना आंदोलन मत करिए और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाइए। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को रोककर गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने से साफ मना कर दिया था। ठीक है, नाउ यह पहली बार था कि भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने बराबरी पर बैठाने का प्रस्ताव दिया था। गांधी ने स्वराज निश्चित रूप से दिया जाएगा ऐसा आश्वासन मांगा। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ इस पर बैठ तो जाएंगे, लेकिन तुम हमें यह आश्वासन दो कि तुम हमें निश्चित रूप से यहां पर जो स्वराज है वो दे दोगे, ऐसा आश्वासन दो। इरविन ने ऐसा आश्वासन देने से मना कर दिया। उसने बोला भाई हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि तुम्हें स्वराज मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हें यह आश्वासन दें कि हम तुम्हें स्वराज देंगे ही, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते। अंग्रेजों ने स्वराज
जरूर से दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन देने से मना कर दिया। हमने बोला तो अपना गोलमेज सम्मेलन तोड़ दो, अपनी मेज तोड़ दो, क्योंकि हम तो वहां नहीं आएंगे बैठने के लिए। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जाने से मना कर दिया। कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं आई। कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। गांधी जी ने अपना आंदोलन जारी रखा। लगभग 1 साल तक आंदोलन चलता रहा। 1 साल तक आंदोलन चलने के बावजूद इस आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला। फिर इरविन ने गांधी जी को बातचीत का मौका दिया। उसने बोला कि गांधी जी देखो, तुम्हारे आंदोलन का कुछ होने वाला है नहीं, और इनका भी पहला गोलमेज सम्मेलन फेल कर गया क्योंकि गांधी जी गए नहीं थे। तो इरविन ने गांधी जी को बातचीत करने के लिए बुलाया। गांधी जी और इरविन की यहां पर 5 मार्च 1931 को बातचीत हुई, और 5 मार्च 1931 को जो इनकी बातचीत हुई उसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो हुआ उसमें यह फैसला किया गया कि गांधी जी अपना आंदोलन थोड़े समय के लिए रोकेंगे और उसके साथ ही वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। तो गांधी जी ने अपना आंदोलन रोका और वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। बेटा, इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने से पहले जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी की सजा को माफ करने के लिए इरविन के ऊपर दबाव बनाया था, लेकिन इरविन ने उनकी फांसी की सजा माफ करने से साफ मना कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि अगर गांधी जी ने सच में दबाव बनाया होता तो इरविन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोक देता, लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी के ऊपर यहीं पर आरोप लगता है कि उनके पास मौका था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचा लेने का और उन्होंने नहीं बचाया। इस चीज का आरोप गांधी जी के ऊपर अब भी लगता है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी भी गए थे। अंबेडकर जी ने अंग्रेजों से एक पृथक निर्वाचन की मांग करी। उन्होंने एक पृथक निर्वाचन की मांग करी। जो पृथक निर्वाचन की मांग थी वो किस प्रकार की थी? ठीक है, समझ गए बेटा? पृथक निर्वाचन के मुद्दे के बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग की। पृथक निर्वाचन से हमारा तात्पर्य यह है कि दलित ही चुनाव लड़ेंगे, दलित ही वोट देंगे। गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तब तो दलित हमारे समाज से अलग हो जाएंगे। गांधी जी और अंबेडकर जी आपस में लड़ गए। इस लड़ाई के बाद गांधी जी वापस आ गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। हालांकि गांधी जी वापस आने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। इस बार अंग्रेज इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। गांधी जी या फिर कांग्रेस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है। अंग्रेजों ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के असफल हो जाने के बावजूद इनमें की गई बातों को समेकित करके 1935 का एक भारत शासन अधिनियम तैयार किया और इसी के आधार पर 1937 में चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस ने 7 राज्यों में सरकार बनाई। ये तो पूरी कहानी रही गोलमेज सम्मेलनों की। गोलमेज सम्मेलनों की कहानी यहां पर हुई। पूना पैक्ट, हाँ जी अमिता बेटा, गांधी जी और अंबेडकर जी का बाद में समझौता हो जाता है। पूना पैक्ट के अंतर्गत अंबेडकर जी गांधी जी की इस बात को मान लेते हैं कि अंग्रेज अपने लिए पृथक निर्वाचन की मांग ना करें, बजाय इसके वो इस बात पर सहमत हो जाएं कि दलितों को सीट रिजर्व कर दी जाएगी। मतलब चुनाव तो केवल दलित ही लड़ पाएंगे, लेकिन वोट सभी करेंगे, केवल दलित नहीं। ये रही पूरी कहानी 3 गोलमेज सम्मेलनों की।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 गोलमेज सम्मेलन समझ आए होंगे। क्या बात है बेटा, समझ गए बेटा? मुझे बताओ कि क्या आपको ये 3 गोलमेज सम्मेलन समझ आए? क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गए हैं तो अब बात होगी कांग्रेस की सरकार के बारे में। जानेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ जब हुए 1937 में चुनाव और बनी अंग्रेजों की अंतर्गत बना अंग्रेजों के अंतर्गत उनकी सरकार। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 1935 में अंग्रेजों ने हमारे लिए एक कानून पास किया। उस कानून का नाम था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, यह बोलकर कि ऊपर से केंद्र में तो अंग्रेजों का ही नियंत्रण रहेगा, लेकिन राज्यों में स्वायत्तता होगी, राज्यों की सरकारें अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। मोहम्मद नौसाद पूछते हैं दलित का मतलब। दलित शब्द को लाने वाले व्यक्ति थे ज्योतिराव फुले। दलित का मतलब होता है दलना, दलना मतलब कुचलना। तो समाज में जो कुचला गया है वो दलित है। लोअर कास्ट के लोगों के लिए ज्योतिराव फुले ने दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो जो तथाकथित रूप से निम्न जाति के लोग हैं उनके लिए ज्योतिराव फुले ने इस शब्द को उपयोग में लिया था दलित, और इस शब्द को अधिक प्रचारित और प्रसारित करने का जो कार्य है वो अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और अब भारतीय लोग प्रांतों में सरकार बना सकते थे। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कमाल कर दिया। कांग्रेस ने 7 राज्यों में सरकारें बनाई और 7 राज्यों में जब उन्होंने सरकारें बनाई तो मुस्लिम लीग एक भी राज्य में सरकार नहीं बना पाई। अपेक्षा क्या थी? अपेक्षा तो यह थी कि कम से कम वो कुछ राज्यों में तो सरकार बना ही पाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। हमने क्या पाया कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस से पूछे ही भारत को अपनी ओर से द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बना दिया। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भारत अंग्रेजों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई करेगा। जब इस बात की जानकारी कांग्रेस को लगी तो कांग्रेस तो बड़ी नाराज हुई। उन्होंने कहा यह तो गलत है, आपने मुझसे यह पूछा क्यों नहीं कि हम इस युद्ध में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं शामिल होना चाहते हैं। यह तो गलत बात है। इस बात से नाराज कांग्रेस ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1939 में उन्होंने सभी प्रांतों की सरकारों से इस्तीफा दे दिया। मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कर दिया। मुस्लिम लीग की ओर से एक प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव के अंतर्गत उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग अब केवल पाकिस्तान पर ही सेटिस्फाई होगी, उन्हें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान की मांग 1904 के बाद मुस्लिम लीग की एक प्रमुख मांग बन गई। पाकिस्तान की मांग जो एक प्रमुख मांग बन गई, वहां पर वो एक स्वायत्त क्षेत्र पाकिस्तान की मांग करने लगे। पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी। जिन्ना इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव भी थे। वो किसी भी कीमत पर इस मांग को नहीं छोड़ने वाले थे। जिन्ना ने उसके बाद बहुत ही ज्यादा गलत किया। 1940 से 41 का दौर आया। 1940 से 41 के दौर में हमने क्या देखा? अंग्रेजों ने हमें 1 अगस्त प्रस्ताव दिया। चूंकि यह प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया था, अगस्त के महीने में आने की वजह से इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया, इसमें अंग्रेजों ने हमें स्वराज देने की बात की, लेकिन गांधी जी ने और कांग्रेस ने स्वराज की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई स्वराज की मांग बड़ी पुरानी, 1906 में मांगा था तुमसे, अब तो बहुत दिन बीत गए, स्वराज नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ और सिर्फ पूरी आजादी। स्वराज का मतलब था इज्जत, हमें चाहिए थी फुल इज्जत, यानी कि पूर्ण स्वराज, और अंग्रेज अभी भी स्वराज पर अटके हुए थे। हमने इस मांग को अस्वीकार किया।
गांधी जी ने कहा सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने के लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह से मतलब था कि हम एक एक सत्याग्रही को भेजेंगे अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज पकड़ के जेल में डालेंगे। अरे तो डाल दो ना, डरता कौन है। गांधी जी ने सबसे पहले विनोबा भावे को अपना पहला सत्याग्रही बनाकर भेजा। दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू गए और उसके बाद बैक टू बैक सत्याग्रही भेजे जाते रहे। ये कुछ ऐसे था जैसे आप लोगों ने हॉलीवुड की या फिर साउथ इंडियन मूवीज देखी थी। मूवीज में आपने देखा होगा कि विलेन ऐसे खड़ा हो जाता है, तो मान लीजिए कि वो विलेन की तरह गांधी जी खड़े हो गए और फिर विलेन क्या बोलेगा, जाओ, और एक आदमी ऐसे भागते हुए जाएगा और फिर अंग्रेज उसको एक घूसा मारेंगे, मतलब हीरो एक घूसा मारेगा। तो यहां पे मैं थोड़ा सा उल्टा बता रहा हूं, अंग्रेजों को हीरो बता रहा हूं, बट गांधी जी खड़े हो गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के फॉर्म में। उन्होंने विनोबा भावे को बोला कि जाओ। विनोबा भावे गए, अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को देखा, बोले जाओ। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने, फिर वो गए, अंग्रेजों ने पकड़ के उनको भी जेल में डाल दिया। फिर गांधी जी तीसरे सत्याग्रही को भेजते हैं, वो ब्रह्मदत्त थे। उन्होंने कहा कि जाओ। अब ब्रह्मदत्त गए, अंग्रेजों ने पकड़ के उनको भी जेल में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद गांधी जी बैक टू बैक सत्याग्रही भेज रहे हैं। बेटा 20,000, 30,000, 50,000 सत्याग्रही गांधी जी ने भेज दिए। 20,000 को तो पकड़ के अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। ये इंडिविजुअल सत्याग्रह कमाल का था। गांधी जी ने कोई देशव्यापी मास सत्याग्रह नहीं शुरू किया था, बल्कि उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रही शुरू किए थे। वो एक एक सत्याग्रही भेजते थे और उन्होंने ये जो एक एक सत्याग्रही भेजने का प्रक्रम शुरू किया था ना, इसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया था। अंग्रेजों ने इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में कम से कम 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह काफी हद तक ठीक ठाक गया। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे लिए एक क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन ने हमें फिर से वही घिसी पिटी बात कह दी। उन्होंने हमारे लिए क्रिप्स मिशन भेजा और क्रिप्स मिशन ने हमें आजादी देने की बजाय फिर से वही पुरानी बात कही कि आपको स्वराज दे देंगे। हमने कहा तुम्हारे स्वराज की ऐसी की तैसी। स्वराज हमने 1906 में मांगा था, 1906 में मांगा था, 1942 आ गया, जोड़ो कितना साल हुआ। 4 उधर 10 में पहुंचे, 30 इधर 40 में पहुंचे, 4 और 2 6, 36 साल बीत गए। 36 बार बोल चुके हैं स्वराज नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, फुल इज्जत चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। हम पूर्ण स्वराज मांग रहे थे, ये स्वराज पर अटके हुए थे। हम पूर्ण स्वराज मांग रहे थे, ये स्वराज पर अटके हुए थे। क्रिप्स मिशन फिर से आया, वही पुरानी घिसी पिटी बात करते हुए कि स्वराज दे देंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, स्वराज नहीं चाहिए। 36 साल पहले तुमसे स्वराज मांगा था और अब 36 बार बोल चुके हैं कि स्वराज नहीं चाहिए, चाहिए पूर्ण स्वराज। उन्होंने पूर्ण स्वराज देने का वादा नहीं किया। हमने बोला छोड़ो भारत, निकलो इधर से। हमने बोला बहुत हो गया तुम्हारा, छोड़ो भारत, निकलो इधर से, तुम्हारी अब यहां कोई जरूरत नहीं है। और फिर गांधी जी ने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन। बताओ बेटा, आई बात गई समझ में? जितना अभी तक बताया क्या आपको समझ में आया? आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया कि मैंने अभी तक जितना पढ़ाया वो आपको समझ में आया? फटाफट बताइए। फटाफट बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आया। क्या बात है बेटा, समझ में आया, समझ में आया, आ गई बात समझ में। बहुत अच्छे से सर। ठीक है, चलो अब बताते हैं क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन में। आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है
भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन फेल हो गया क्योंकि वो हमें वो ना दे पाया जो हम चाहते थे। क्रिप्स मिशन ने हमें फिर से वही घिसा पिटा स्वराज ऑफर किया। हमने बोला नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। वो हमें पूर्ण स्वराज देने को राजी नहीं हुए। गांधी जी ने अपना तीसरा एक बड़ा आंदोलन तैयार किया। अब इस बार शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन में? युवाओं ने सरकारी विद्यालय छोड़ दिए, संचार के साधन बाधित किए गए, सरकारी प्रतीकों के ऊपर हमला किया गया। सरकारी प्रतीकों के ऊपर हमला किया गया। समाजवादी थे जयप्रकाश नारायण, वो छुपकर कार्रवाई करने लगे। जगह जगह अंग्रेजों के ऊपर हमले होने लगे। आंदोलन के आरंभ के साथ ही गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तारी हो गई। लेकिन क्या आंदोलनकारी रुके? नहीं, उन्होंने बाकी के नेताओं का अनुसरण किया। सतारा और मैदुनीपुर में समानांतर सरकारें बनी। अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों से अपना नियंत्रण खो दिया। क्रांतिकारियों ने या आंदोलनकारियों ने इन क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। रास बिहारी बोस जो कि एक क्रांतिकारी थे और कैप्टन मोहन सिंह, ये लोग जापान की सहायता से इसी बीच में इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए का गठन किया। आईएनए का गठन किया। बाद में यही आईएनए सुभाष चंद्र बोस के पास जाती है और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाते हैं। आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के ऊपर हमला करने के लिए आती है। आजाद हिंद फौज सिंगापुर से गुजरते हुए म्यांमार पहुंचती है और म्यांमार से पहुंचते हुए भारत के उत्तर पश्चिम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाती है। वहां पर वो कोहिमा तक पहुंच जाते हैं। हालांकि उसके बाद अंग्रेज हारने लगे, जापानी हारने लगे। जापानियों के हारने की वजह से जापानी पीछे हटने लगे और यही कारण था कि आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस को भी पीछे हटना पड़ा। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 15 अगस्त 1945 जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में बिना शर्त समर्पण किया। 18 अगस्त 1945 भारत में एक खबर आई, ताइपेई में एक प्लेन क्रैश हुआ है। ताइपेई में जो प्लेन क्रैश हुआ है, जो कि आज का ताइवान है, चाइना के पड़ोस में, सुभाष चंद्र बोस मारे गए हैं। हम भारतीय आज भी इस बात को मानने को राजी नहीं। 1945 में ताइपेई में हुए इस प्लेन क्रैश में बोस की मौत हुई थी। बोस हमें छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में 23,000 सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बनाया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन भारतीय उनके साथ खड़े हो गए और उन्हें सजा नहीं देने दिया गया। आंदोलन 1945 तक चला और धीमे धीमे समाप्त हो गया। अंग्रेज इस आंदोलन के प्रभाव स्वरूप भारत छोड़ने को मजबूर हुए। अंग्रेजों ने अब भारत छोड़ने का रास्ता शुरू किया। अब आप अपनी इस सेशन के आखिरी चरण में हैं, स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये आपके इस सेशन की आखिरी स्लाइड है। इसे समझने के बाद आपका आज का सेशन और मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होगी। इसके बाद की बातें हम एडवांस क्लासेस में करेंगे। तो मुझे बताइए कि क्या अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा और जाना वो आप समझ गए हैं? क्योंकि अब हम अपने सेशन के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। बताइए बेटा। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर।
हम इस सेशन के आखिरी चरण में हैं, आखिरी हिस्से में। यह है आखिरी स्लाइड। इस स्लाइड को पढ़ाने के बाद मैं देश को आजाद कराऊंगा और आपको भी आजादी मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री से। चलिए शुरू करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन अत्यंत सफल रहा। क्विट इंडिया आंदोलन अत्यंत सफल रहा। अब समय था कि अंग्रेज ये बताएं कि वो हमें आजादी किस प्रकार से देंगे, और तैयारी आजादी की शुरू हुई। अंग्रेजों में उस समय जो वायसरॉय था, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, उसका नाम था लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने भारत के लोगों को आजादी देने की प्रक्रिया में एक प्रस्ताव दिया, और प्रस्ताव वेवेल योजना के नाम से जाना गया। चूंकि लॉर्ड वेवेल ने यह प्रस्ताव दिया था, इसीलिए हमने इसे नाम दिया वेवेल योजना। यह किस प्रकार से थी? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने आखिरी चरण में था। वायसरॉय वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो मेरी काउंसिल है उसमें मैं आधे हिंदू और आधे मुसलमान रख लूंगा, दो लोगों को छोड़कर, ऑफ कोर्स, मतलब वायसरॉय और सेनापति, सेना नायक, इन दोनों को छोड़कर बाकी के 12 सदस्य मैं आधे हिंदू और आधे मुसलमान रख लूंगा। उसने बोला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिलकर आधे हिंदू और आधे मुसलमान मेरी काउंसिल में भेज दें, और मैं आपके लिए थोड़ी सी व्यवस्था कर देता हूं स्वशासन की। मुस्लिम लीग यह बोलने लगी कि 6 के 6 सदस्य जो मुसलमान होंगे वो मुस्लिम लीग से ही जाएंगे। कांग्रेस ने बोला, क्यों भाई? कांग्रेस के खुद के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान थे। अगर सारे के सारे मुसलमान सदस्य मुस्लिम लीग से ही जाएंगे तो कांग्रेस का तो अध्यक्ष ही नहीं जा पाएगा। बड़ी मुश्किल हो गई। हुआ क्या? कांग्रेस ने यह प्रस्ताव अस्वीकार किया, यह बोलकर कि सारे मुसलमान मुस्लिम लीग से नहीं जा सकते, हमारा खुद का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान हैं और हम ये अलाउ नहीं करेंगे। और इसी के चलते प्रस्ताव विफल हुआ। हमने क्या देखा कि 1945 के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए। जो पहले सरकार थी वो गिर गई, एक नई सरकार आई और इस नई सरकार में नए प्राइम मिनिस्टर बने। ब्रिटेन ने नए चुनाव में, नई सरकार में नए प्रधानमंत्री बने। नए प्रधानमंत्री का नाम क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली यह बताना चाहते थे कि वो भारत को आजादी देने के लिए थोड़ा सा सीरियस हैं, गंभीर हैं इस मुद्दे पर। तो उन्होंने अपनी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भेजा। ये कुछ ऐसे है कि ब्रिटेन हमारा गुलाम हो और नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तो ये बताने के लिए कि हम ब्रिटेन के मुद्दे को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, वो अपनी कैबिनेट के 3 मिनिस्टर्स को ब्रिटेन भेजें। अगर मोदी जी अपनी कैबिनेट के 3 मिनिस्टर्स को ब्रिटेन भेज रहे हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह, अमित शाह और एस जयशंकर, अगर वो ऐसे 3 मिनिस्टर्स को ब्रिटेन भेज रहे हैं, इसका मतलब कि वो इस मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। तो अगर ये कैबिनेट के 3 मिनिस्टर्स जा रहे हैं, मतलब मुद्दा गंभीर है। ऐसा ही नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किया। क्लीमेंट एटली ने अपनी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा। कैबिनेट के 3 मंत्रियों का भारत आने का मतलब था कि एटली भारत को आजादी देने के मुद्दे पर गंभीर था। क्योंकि ये 3 के तीनों मंत्री ब्रिटेन के कैबिनेट के थे, यानी कि उनके मंत्रालय के थे, इसीलिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट मिशन कहा गया कि कैबिनेट से 3 मेंबर आए हैं, इसीलिए हमने इसको कैबिनेट मिशन कहा। यहां पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हमने क्या देखा, इन्होंने पाकिस्तान की मांग को तो अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन से जिन्ना ने पूछा कि क्या तुम हमको पाकिस्तान दोगे? कैबिनेट मिशन ने कहा नहीं, लेकिन मैं प्रांतों को स्वायत्तता दे दूंगा जो कि पाकिस्तान जैसा ही होगा।
लेकिन 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 मैं पाकिस्तान तो नहीं बनाऊंगा। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान का प्रस्ताव खारिज कर दिया। जिन्ना एकदम खिसिया गया। जिन्ना ने खिसिया कर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। जिन्ना ने अपनी जिंदगी में जो सबसे घटिया काम किया था वो यही था। जिन्ना ने सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया और उसने बोला कि अब मुसलमान पाकिस्तान के लिए सीधी कार्यवाही करेंगे। और उसने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं मिला तो बंदूकें उनके पास भी हैं। और उसने जैसा ही ये बात बोली, पूरे भारत में जगह जगह दंगे शुरू हो गए। हर तरफ दंगे का माहौल था। दंगे की चपेट में सबसे ज्यादा बंगाल का नुआखाली रीजन था। हजारों लोग हर दिन मारे जा रहे थे। हिंदू मुसलमान सब, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कैबिनेट मिशन प्लान थोड़ा बहुत सफल हुआ, पूरी तरीके से तो यह भी सफल नहीं हुआ। हमारी संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई जा सकी। इसके अलावा लगभग ये पूरा प्लान खारिज हो गया। आनन फानन में भारत में एक नया वायसरॉय भेजा गया। वेवेल से कहा गया कि वेवेल तुमसे नहीं हो पा रहा है, हम एक नया वायसरॉय भेज रहे हैं। इस बार जो नए वायसरॉय आए वो राजा के चचेरे भाई थे। ब्रिटेन के जो महाराजा थे ये उनके कजिन हुआ करते थे। ये उनके कजिन हुआ करते थे। ये उनके कजिन हुआ करते थे। माउंटबेटन योजना, नए वायसरॉय माउंटबेटन लेकर आए। माउंटबेटन लेकर आए। 1947 में लॉर्ड वेवेल वापस बुला लिए गए और उनकी जगह पर नए वायसरॉय माउंटबेटन आए। माउंटबेटन अपनी योजना 3 जून को प्रस्तुत करते हैं। 3 जून को प्रस्तुत हुई उनकी योजना को माउंटबेटन योजना कहा गया। माउंटबेटन योजना में भारत पाकिस्तान के बंटवारे को स्वीकार कर लिया गया और यह कह दिया गया कि भारत आजाद तो होगा लेकिन 2 मुल्कों के रूप में। एक होगा भारत, दूसरा होगा पाकिस्तान। फिर वो वक्त आ गया जब देश को आजादी मिली। पाकिस्तान को जल्दी थी तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही अपनी आजादी की घोषणा कर दी, लेकिन भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उसके पहले भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारे में छोटी से छोटी चीज जैसे कि कुर्सी मेज और बड़ी से बड़ी चीज जैसे कि सेना तक का बंटवारा हुआ और इस बंटवारे के साथ 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने, जबकि भारत के पहले गवर्नर जनरल हमने लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाए रखा क्योंकि हम चाहते थे कि वो भारत के एकीकरण में हमारी मदद करे। इस प्रकार से सालों के संघर्ष के बाद और लाखों लोगों के बलिदान के बाद आखिरकार हमें 15 अगस्त 1947 को वो आजादी मिल गई जिसकी चाह हर भारतीय को थी, जिसकी उम्मीद में ना जाने कितने क्रांतिकारी, ना जाने कितने राजनीतिक नेताओं ने संघर्ष करते हुए अपनी जान दे दी। इस प्रकार से मैं आपके आधुनिक भारत की इस क्लास में आजादी की घोषणा करता हूं। आपका भारत देश आजाद होता है और देश की इस आजादी के साथ आधुनिक भारत की एक कहानी यहां समाप्त होती है। इसके बाद की कहानी मैं जब आपकी मुलाकात मुझसे एडवांस की क्लासेस में होगी तो मैं उसमें आपसे विस्तार से इस बारे में और बातें करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में आपने जो फंडामेंटल्स बनाए हैं उन फंडामेंटल्स में आप बहुत आराम से इन चीजों के आधार पर बाकी की बातें और मजे से पढ़ और समझ पाएंगे। जैसा कि किसी बच्चे ने बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एडवांस की क्लासेस में आपको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री कितनी ज्यादा खास, कितनी ज्यादा मजेदार है। बस आपको मेरा इंतजार करना है और मुझे थोड़ा थोड़ा मिस भी करना है, याद भी करना है, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का एक मजेदार सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपकी मेरे साथ ये जो इतनी यात्रा रही है इसमें आपने मॉडर्न हिस्ट्री को मूल रूप से अच्छी तरीके से समझा है और इसके बाद आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।
और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी क्लासेस मिलेंगी उन्हें अच्छे से समझिएगा। आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, आप लोग प्लीज अपने टीचर्स को परेशान मत करिएगा, उन्हें इरिटेट मत करिएगा और फालतू सवाल मत पूछिएगा, ठीक है। प्यार से अपने टीचर्स को क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी आपने पूछना होगा। परेशान बिल्कुल मत करिएगा, अपनी क्लासेस अच्छे से पढ़िएगा और मेरा इंतजार करिएगा। थैंक यू सो मच टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मुझे आप लोगों को पढ़ा के बहुत मजा आया। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगा और फिर से आपको और अच्छी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।